गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बच्चे आप लोग। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कैपिटल बजटिंग जो टॉपिक है उसमें बेटा हम लोग काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसकी बेटा हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी और उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने जो फर्स्ट टॉपिक उठाया उसका नेम है बेटा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हम लोगों का सफर बहुत आगे तक आ चुका है। डेफिनेशन पढ़ ली, कैश इन फ्लो कैश आउट फ्लो की कैलकुलेशन हम लोग सीख चुके, मेथड्स हम लोगों ने 3 डिस्कस कर लिए। लेकिन आज की वीडियो में हम पहले फोर्थ मेथड को डिस्कस ना करके आज हम पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उस क्वेश्चन में हम तीनों मेथड्स निकालने की कोशिश करेंगे कि तीनों मेथड जो हैं अल्टीमेटली जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो आइए बेटा आज अपन एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन में तीनों मेथड्स को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एक क्वेश्चन हम आपके सामने ले रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ द मशीन या कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इट्स 50,000 रुपीज। आगे लिखा हुआ है बेटा इसमें स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपीज और इसमें एक लाइन है क्वेश्चन में आपके सामने नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स और फिगर है बेटा आपके सामने गिवन ₹10,000, ₹12,000, ₹14,000, ₹16,000 और ₹20,000। 10, 12, 14, 16 और 20 ये 5 इयर्स के मैंने आपको प्रॉफिट दिए हैं और इसमें एक लाइन है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। बिफोर मतलब पहले, ना तो डेप्रीशिएशन का पेमेंट हुआ और ना ही टैक्स का। वो भी डिस्कस करेंगे बाद में जब सॉल्यूशन पे आएंगे। चलिए बेटा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है टैक्सेशन रेट। आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना है वो 50% की रेट से चुकाना है। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन 50,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स 5 ईयर के हमने आपको प्रॉफिट दिए हैं 10, 12, 14, 16, 20। टैक्सेशन जो रेट है 50% है और डेप्रीशिएशन आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है और हमें बेटा तीनों मेथड्स कंप्यूट करने हैं और तीनों मेथड हैं पेबैक पीरियड, सेकंड हमने आपको पढ़ाया था पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी और थर्ड मेथड हमने आपको पढ़ाया था इट्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो 3 मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और पीछे का बेटा जितने भी अपन ने फॉर्मूले लिखे, नोट्स लिखे, उन सब की समरी आज हम लोग क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। अब ढंग से फोकस होकर देखना बेटा और बाद में वीडियो को पॉज करके आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए बेटा जब भी हम मेथड को सॉल्व करते हैं, जैसे पेबैक पीरियड हो, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी हो या ARR हो, हमने डे 1 पे 2 वर्डों पर आपको एम्फेसाइज करवाया था, 2 वर्डों पर फोकस करवाया था। सर वो 2 वर्ड क्या थे? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। 3 मेथड में 2 मेथड में हमको कैश इनफ्लो की नीड थी और एक मेथड में हमको कैश इनफ्लो की नीड नहीं थी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आप कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करना सीखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप 1। क्या होगा स्टेप 1? आपको ये देखना है बेटा कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कैश इनफ्लो गिवन है या कैश इनफ्लो गिवन नहीं है। यदि कैश इनफ्लो गिवन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्यूट कैश इनफ्लो, देन हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप
करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में एक लाइन आई है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन में कैश इनफ्लो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम कैश इनफ्लो की ही कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको कंप्यूट करना सीखेंगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। कैसे निकाले जाते हैं कैश इनफ्लो? तो बेटा क्वेश्चन में हमारे सामने एक लाइन आई है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, इसका मतलब है ना तो हमने अभी तक डेप्रीशिएशन का पेमेंट किया है और ना ही हमने अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। और इंफॉर्मेशन हमारे पास बेटा 5 ईयर की गिवन है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। 5 ईयर की इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। कितने कितने फिगर्स गिवन है बेटा? तो फिगर्स हमको गिवन है फर्स्ट ईयर का 10,000, सेकेंड ईयर का 12,000, थर्ड ईयर का 14,000, फोर्थ ईयर का 16,000 और फिफ्थ ईयर का 20,000। 10, 12, 14, 16, 20। सर सबसे पहले हमको माइनस करना है, क्योंकि हमने डेप्रीशिएशन अभी तक पे नहीं किया, तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा डेप्रीशिएशन को। और जैसे ही हम डेप्रीशिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी एक लाइन आएगी बेटा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का पेमेंट तो हो गया, लेकिन हमने अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स। डेप्रीशिएशन का पेमेंट हो गया, लेकिन टैक्स का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। सर डेप्रीशिएशन कैसे निकालते हैं? तो इसका हमने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था बेटा। क्या फॉर्मूला होता है डेप्रीशिएशन का? सबको पता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट। दैट इज द फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट। सर कॉस्ट ऑफ द एसेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000 कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, माइनस स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है 10,000। मशीन की लाइफ एंड होने पर जब उसको हम सेल करेंगे तो हमको बेचने पर 10,000 वापस मिल जाएंगे। और लाइफ ऑफ द एसेट, कॉमन सेंस, जितने साल मशीन आपको कमा के दे रही है वही उसकी लाइफ होगी। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता तो हम यही मानेंगे मशीन यदि हमें 5 ईयर कमा के दे रही है तो बेटा मशीन की लाइफ भी कितने साल होगी? 5 ईयर। 50 माइनस 10 होता है बेटा 40। 40 अपॉन 5 करें तो आपका डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट आता है इट्स रुपीज 8,000। और डेप्रीशिएशन हमें कौन से मेथड से चार्ज करना है? SLM। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जो एक बार डेप्रीशिएशन निकल गया एवरी ईयर वही अमाउंट चार्ज करना है। तो इन सब में से बेटा 8,000 रुपीज अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब में से 8,000 रुपीज हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ द मशीन था बेटा 50, स्क्रैप वैल्यू था 10,000। कभी स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं हो तो 0 अज्यूम करेंगे बेटा, और दे रखा है तो ले लीजिए। और अपॉन लाइफ 5 ईयर, तो 8,000 जो डेप्रीशिएशन आया सब में से हमने 8,000 रुपीज को बेटा सब्ट्रैक्ट किया है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझा रहे हैं, चलिए सब में से अब हम 8,000 रुपीज माइनस कर देंगे।
जैसे आपने 10 में से 8 माइनस किया 2, 12 माइनस 8 4, 14 माइनस 8 6, 16 माइनस 8 8, 20 माइनस 8 12, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया उसके बाद अब हम पे करेंगे बेटा गवर्नमेंट को टैक्स, और गवर्नमेंट को टैक्स हमें किस रेट से पे करना है वो रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, इट्स 50%। सर 50% ऑफ व्हाट? 50% किसका? तो बेटा जो प्रॉफिट बचा है उसी का 50% गवर्नमेंट को पे करना है। तो आइए 2000 का 50% इट्स 1000, 4 का हाफ इट्स 2000, 6 का हाफ इट्स 3000, 8 का हाफ इट्स 4000, 12 का हाफ इट्स 6000। तो ये हमने बेटा गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया। और जैसे ही आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो अब स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा? नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। अब हमने गवर्नमेंट को डेप्रीशिएशन का अब हमने डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर लिया एसेट पे, और दूसरा प्रॉफिट में से डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर लिया और गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया। तो कितना फिगर बचा बेटा? सेम फिगर, 1, it's 2, it's 3, it's 4, it's 6। और जैसे ही हम डेप्रीशिएशन और टैक्स का पेमेंट कर देंगे उसके बाद बस हमें क्या करना है बेटा? डेप्रीशिएशन को वापस से हम ऐड बैक कर देते हैं, डेप्रीशिएशन को हम वापस से जोड़ देते हैं। और डेप्रीशिएशन का फिगर हमको पता है बेटा 8000 है, 8, 8, 8, 8 और 8। और जैसे ही डेप्रीशिएशन का फिगर हम लोगों ने वापस से ऐड ऑन किया तो हमारा जो कैश इनफ्लो है इसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कैश इनफ्लो बोलते हैं बेटा। 8 और 1 9, 8 2 10, 8 3 11, 8 4 12 और 8 6 40। तो सबसे पहले ध्यान रखिए बेटा, जब भी आप कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन करेंगे एग्जाम हॉल में, हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहले आपको फर्स्ट काम यही करना है, आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में कैश इनफ्लो गिवन है या गिवन नहीं है। तो अब हो सकता है मान लो यदि यहाँ पे कैश इनफ्लो डायरेक्टली लिखा हुआ होता तो हम सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट अप कर देते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कैश इनफ्लो गिवन नहीं था। हमने क्या किया? पहले कैश इनफ्लो निकाला। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखी बेटा हमने, और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? क्वेश्चन की लैंग्वेज थी नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। ना तो डेप्रीशिएशन का पेमेंट हुआ ना टैक्स का। तो पहले हमने डेप्रीशिएशन को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने टैक्स को सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद हमने डेप्रीशिएशन को अगेन प्लस किया। तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई टिपिकल नहीं है। और सर डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला बता ही दिया, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट। और इफ स्क्रैप वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हम स्क्रैप वैल्यू को 0 अज्यूम करेंगे। तो आई होप ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया होगा बेटा। कैश इनफ्लो सबको निकालने आ गए, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स का मीनिंग सबको समझ में आ गया। तो पहले डेप माइनस किया, डेप माइनस करते ही उसके बाद हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, और टैक्स पे करने के बाद आपने डेप्रीशिएशन को अगेन ऐड कर दिया। ये आपका कैश इनफ्लो आ गया। इज इट क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब बस अब हमको बेटा मेथड्स कंप्यूट करने हैं फटाफट। तो आइए जल्दी से अपन मेथड कंप्यूट करते हैं। चलिए बेटा, मैं क्वेश्चन को बेटा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है बोर्ड पे, तो मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का हमारा काम हो चुका है। अब हमें केवल और केवल मेथड्स ही कंप्यूट करने हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूँ बेटा। सबसे पहला मेथड हमने आपको कौन सा पढ़ाया था? सबसे पहला मेथड हमने आपको पढ़ाया था बेटा इट्स पे बैक पीरियड मेथड। सर क्या होता है पे बैक पीरियड? यदि हम बात करें बेटा पे बैक पीरियड मेथड की, तो पे बैक पीरियड का मीनिंग होता है, मैंने कहा था
कि जो भी पैसा हम लोगों ने पे किया वो पैसा कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन दो कंडीशन थी बेटा, कैश इनफ्लोज आर इक्वल और कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल। यदि कैश इनफ्लो इक्वल है, बराबर है, तो एक बच्चों वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया था, इट्स I/C। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा कैश इनफ्लो मुझे इक्वल नहीं दिख रहे, कैश इनफ्लो यहाँ पर अनइक्वल है, 9, 10, 11, 12, 14। और जब भी कैश इनफ्लो अनइक्वल होंगे तो हमने पेबैक पीरियड निकालने का जो आपको फॉर्मूला बताया था, इट्स कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये फॉर्मूला बताया था हमने आपको पेबैक पीरियड का, यदि कैश इनफ्लो अनइक्वल होते हैं। इट्स कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। सर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं, आइए सीखते हैं। हमने कहा था जब भी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे तो सबसे पहले हम एक बार पेबैक पीरियड की जो डेफिनेशन है उसको दोबारा रिकॉल करेंगे। क्या होती है बेटा पेबैक पीरियड की डेफिनेशन, कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो पैसा कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिलेगा। और इस क्वेश्चन में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, मशीन की जो कॉस्ट थी बेटा वो 50,000 रुपीज थी। हमें ये पता लगाना है कि 50,000 रुपीज हम कितने टाइम में रिकवर कर लेंगे। और उसमें फिर दो कंडीशन है, इक्वल और अनइक्वल। यहाँ पे कैश इनफ्लो अनइक्वल हो रहे हैं। तो मुझे बताइए बेटा आपको फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना पैसा मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले साल कितना पैसा मिल गया, इट्स 9,000, ठीक है। अगले साल आपको कितना पैसा मिला, 10,000। बेटा 10 और 9 होता है 19। थर्ड ईयर कितना मिला, 11। 19 और 11 होता है बेटा 30। फोर्थ ईयर कितना पैसा मिला, 12,000। सर 30 और 12 होता है 42,000। यहां तक कोई दिक्कत? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर तक यदि हमने टोटल लगाया तो अब तक हमारे पास कितना पैसा आ चुका है, 42,000। और यदि बेटा इस 42,000 में हम लास्ट ईयर की इनकम को भी ऐड कर लें, यानी इसको 14,000 को, तो मुझे बताइए क्या अपन अपने इन्वेस्टमेंट से आगे निकल जाएंगे या नहीं निकलेंगे? तो हम अपने इन्वेस्टमेंट से आगे निकल जाएंगे, जो कि डेफिनेशन नहीं बोलती है, क्योंकि 42 में बेटा 14 जोड़ूंगा तो 56 हो जाएगा। जबकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया वो पैसा कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट से आगे तो जाना ही नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला बना बेटा कंप्लीटेड ईयर। तो कितने साल आपको कंप्लीट लग गए, ईयर 1 पूरा लग गया, ईयर 2 पूरा लग गया, ईयर 3 पूरा लग गया, ईयर 4 पूरा लग गया। तो कंप्लीटेड ईयर हो गए बेटा 4। कंप्लीटेड ईयर हो गए 4 प्लस, सर प्लस है रिमेनिंग अमाउंट। यहां तक हमारे पास 42,000 रुपीज आ चुके हैं। तो बेटा 50 में से 42 यदि माइनस करें तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, क्योंकि मशीन की कॉस्ट 50,000 थी, 50,000 थी। 50 में से 42 आप रिसीव कर चुके हो, तो अल्टीमेटली रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, इट्स 8,000 और डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो बेटा 4 के बाद 5th ईयर का कैश इनफ्लो कितना है, इट्स 14,000। तो यदि यहाँ पे हम पेबैक पीरियड निकालना चाहें तो बेटा आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा
8 divided by 14 plus 4. Beta, your answer will be it's 4.57 years. 4.57 ईयर में जो भी पैसा आपने लगाया है वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे निकाला हमने पेबैक पीरियड। दो कंडीशन है, कैश इन फ्लोज आर इक्वल, कैश इन फ्लोज आर अनइक्वल। यहाँ पर कैश इन फ्लो हमारे एवरी ईयर अनइक्वल हो रहे हैं, और जब भी अनइक्वल होंगे तो फॉर्मूला कितना सा है बेटा, एक बार रिपीट कर देते हैं। कंप्लीटेड ईयर, कितने साल कंप्लीट लग गए, और कंप्लीटेड ईयर में अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से आगे कभी भी नहीं निकलना। जिस ईयर में भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के आगे निकल रहे हो वो ईयर काउंट मत करना। तो यहां तक हमने बेटा जब 4th ईयर तक काउंट किया तो हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से आगे नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही 5th ईयर की इनकम को ऐड ऑन करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से आगे निकल गए। इसीलिए हमने लिया कंप्लीटेड ईयर केवल 4, 1 2 3 4 प्लस रिमेनिंग अमाउंट मैंने आपको बता दिया 50,000 आपका इन्वेस्टमेंट था, 42 आप रिसीव कर चुके हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, इट्स 8,000 और डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल का बेटा कैश इनफ्लो कितना है, तो 4th के बाद 5th ईयर का कैश इनफ्लो है, इट्स 14,000। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 4.57 ईयर। आई होप आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा पे बैक पीरियड। चलिए बेटा अब एक छोटा सा अगला मेथड और डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो मेथड और इजी था बेटा, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। भाई पे बैक पीरियड को कंप्यूट करने के बाद हमने ये बताया था कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया। सर कैसे निकालते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, तो फॉर्मूला था टोटल कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन और प्लस स्क्रैप वैल्यू। टोटल कैश इनफ्लो, सर टोटल कैश इनफ्लो का मतलब है पूरी मशीन की होल लाइफ में आपने कितना पैसा कमाया। टोटल कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन और प्लस स्क्रैप वैल्यू। तो मुझे बताइए बेटा पूरी मशीन की लाइफ में आपने कितना पैसा कमाया। तो बेटा 4th ईयर तक तो हम काउंट कर चुके थे, 42,000 आ रहा था। अब इस 42,000 में यदि हम 14,000 को और जोड़ लें तो आपका टोटल कैश इनफ्लो हो गया इट्स 56,000। 56,000 हमारी जेब में पैसा आया, माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन। कितनी कॉस्ट आपने मशीन की, कॉस्ट कितनी थी बेटा, इट्स 50,000 और प्लस स्क्रैप वैल्यू। इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन थी बेटा 10,000 दे रखी है तो ले लीजिए, और नहीं दे रखा तो डैश छोड़ दीजिए। तो मुझे बताइए मशीन टोटल जेब में पैसा कितना आया बेटा 56, माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना है बेटा 50, और स्क्रैप वैल्यू है बेटा 10,000। तो 56 में बेटा 50 माइनस करूं तो इट्स 6,000, और 6,000 में बेटा 10,000 अपन एड ऑन करें तो आपने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, इट्स 16,000 रुपीज। तो आपने जो टोटल प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया बेटा, इट्स 60,000 रुपीज। तो दोनों मेथड बहुत सिंपल लगे होंगे आपको। पेबैक पीरियड, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिलेगा। दो कंडीशन, कैश इन फ्लो इक्वल है तो छोटा सा फॉर्मूला आई अपॉन सी, कैश इन फ्लो इक्वल बराबर नहीं है तो कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। और सेकंड मेथड इससे भी इजी बेटा, जिसका नाम है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। टोटल जेब में कितना पैसा आया,
टोटल कैश इनफ्लो कितना आया 56,000 माइनस खर्चा कितना कर दिया, कॉस्ट ऑफ द मशीन 50,000। तो वैसे तो प्रॉफिट आपने 6,000 ही कमाया, लेकिन स्क्रैप वैल्यू को भी हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि मशीन को बेचने से जो बेटा आपको पैसा मिलेगा वो भी आपकी इनकम का पार्ट होगा, वो भी आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो कितने मिल गए हमको 10,000। योर आंसर विल बी इट्स 16,000। अब केवल और केवल बेटा एक मेथड हमारा और रिमेनिंग है, और वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि स्पेस बेटा मेरे पास कम है, तो प्लीज़ बाद में आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या प्रॉपर आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। अभी मैं इन दो मेथड्स को इरेज कर रहा हूं ताकि हम तीसरा मेथड डिस्कस करें। अब आते हैं बेटा हम थर्ड मेथड के ऊपर, और थर्ड मेथड के नेम है हमारा इट्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। चलिए बेटा, थर्ड मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का, आपको प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ाया था कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा हमने कहा था कि पांचों मेथड में, सारे मेथड्स में हमें कैश इनफ्लो की नीड होती है, बस केवल एक मेथड ऐसा होता है जिसमें हमें कैश इनफ्लो की कभी भी नीड नहीं होती। और ये हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है बेटा, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले डेप्रीशिएशन को माइनस कीजिए, कर दिया, फिर टैक्स को माइनस कीजिए, कर दिया, लेकिन अगेन डेप्रीशिएशन को प्लस नहीं करना, क्योंकि डेप्रीशिएशन प्लस करते ही क्या निकल जाता है, कैश इनफ्लो। और केवल ARR ऐसा मेथड है जिसमें हमें बेटा कैश इनफ्लो की नीड नहीं होती। तो हमने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, हमने टैक्स माइनस कर दिया, अल्टीमेटली हमको कौन सा फिगर चाहिए बेटा, अल्टीमेटली हमको फिगर चाहिए ये वाला आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, यानी दोनों का पेमेंट होने के बाद फिगर क्या आया। लेकिन फॉर्मूले के आगे एक वर्ड और है बेटा, एवरेज। एवरेज का मतलब हमने बताया था जितने ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सर कितने साल के प्रॉफिट्स गिवन है, तो प्रॉफिट्स हमें गिवन है बेटा 1 2 3 4 5 ईयर। पहले टोटल लगाते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 4 10 और 6 16। बेटा 16,000 रुपीज का आपने प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय 5, तो 1 ईयर का कितना होगा, इट्स 3,200 रुपीज अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था बेटा कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो 50,000 अपनी मशीन की कॉस्ट थी इस क्वेश्चन में, प्लस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा बेटा जो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है 30,000 का। हालांकि यहाँ पर हमने एक नोट भी लिखवाया था कि क्वेश्चन में यदि वर्किंग कैपिटल गिवन है तो हम उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर लेंगे, लेकिन इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। WC क्वेश्चन में नहीं आई, और WC यदि क्वेश्चन में नहीं आई तो फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला कितना सा है बेटा, कॉस्ट ऑफ द एसेट 50,000 थी मशीन की कॉस्ट, प्लस स्क्रैप वैल्यू 10,000 था, डिवाइडेड बाय 2, इट्स 30,000। और बाई चांस स्क्रैप वैल्यू, सॉरी बाई चांस वर्किंग कैपिटल गिवन होती तो फिर हम इस एवरेज इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर लेते।
और ऊपर वाला जो पोर्शन था बेटा फॉर्मूले का नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, फिर टैक्स को माइनस करना है, लेकिन अगेन डेप्रिसिएशन को प्लस नहीं करना। केवल कौन से मेथड में? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इन दिस पर्टिकुलर मेथड देयर इज नो नीड टू कैश इनफ्लो। और जब हमने मेथड एक्सप्लेन किया था, दोनों तरीके बताए थे कि टॉप से बॉटम पे जा रहे हो, पहले डेप को माइनस करना, फिर टैक्स को माइनस करना, लेकिन अगेन डेप्रिसिएशन को प्लस नहीं करना। और हमने वही काम इस क्वेश्चन में किया है। और बाई चांस कभी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में कैश इनफ्लो गिवन हो, बेटा ये पॉइंट गिवन हो और हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है, तो हमने ये भी कहा था जो डेप्रिसिएशन प्लस है उसको माइनस कर दीजिए। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और इस क्वेश्चन में तीनों मेथड हम कंप्यूट कर चुके हैं, बस सॉल्व करना बाकी है। बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज आना चाहिए 10.67%। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया इट्स 3200। 16,000 का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन 5 सालों में तो एक साल का एवरेज आया 3200। हमारा जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है इट्स 30,000 इंटू 100। बेटा इसको सॉल्व करें तो 3200 अपॉन 30,000 परसेंटेज 10.67% आपका ARR आ रहा है। और ARR का मतलब हमने बताया था वो मिनिमम रेट जिसे हर कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न करना ही करना पड़ेगा यदि मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है। तो आई होप बेटा आपको तीनों मेथड बहुत ढंग से क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्यूट कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन सबको रट गई। सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आएगा। पहले आपको डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर अगेन डेप्रिसिएशन को प्लस करना है। उसके बाद फिर हमने मेथड स्टार्ट किए। पेबैक पीरियड, दो कंडीशन, कैश इनफ्लो इक्वल है अलग फॉर्मूला, कैश इनफ्लो अनइक्वल है अलग फॉर्मूला। सेकंड मेथड हमने पढ़ाया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग पेबैक पीरियड, वो तरीका सिखाया। और लास्ट एंड फाइनल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हमें कैश इनफ्लो की नीड नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको सारे मेथड क्लियर हो गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाद में बेटा वीडियो को पॉज करके तीनों मेथड्स के सॉल्यूशन ढंग से कॉपी के अंदर नोट करें, प्रॉपर वे के अंदर नोट्स को आप मेंटेन करें, प्रॉपर वे में आप नोट्स को बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप आराम से सब चीज़ नोट करेंगे। और 3 मेथड्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अगले वीडियो में बेटा हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट मेथड के साथ, फोर्थ मेथड जिसका नाम होगा प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, तब तक के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट बेटा, प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।